हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गई मैं आपके बीच आपका हमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर बात करेंगे आज देवानंद की मूवी गाइड की CPR कॉन्फ्रेंस रेडियो में। बर्लिन फिल्म समारोह के बाद जब देवानंद लंदन गए तो किसी ने उनसे R.K. नारायण की किताब गाइड पढ़ने के लिए कहा। किताब की तलाश में वो लंदन के सबसे बड़े बुक स्टोर फॉयल गए, लेकिन वह किताब की सारी प्रति चुकी थी। तो काउंटर पर रिसर्च करने उनसे कहा गया तो अपना पता छोड़ उत्तर पहुंचा देंगे। अगले ही दिन होटल के रिसेप्शनिस्ट ने फोन करके कहा कि उनके लिए एक पार्सल उनके कमरे में दे रही है। जब देव ने उस पार्सल को खोला तो उसमें गाइड किताब थी। हाइड पार्क के सामने अपने होटल के बालकनी में बैठे बैठे देवानंद ने वो किताब एक बार में ही खत्म कर दी। उन्हें उसी समय लगा कि कहानी में दम है। इस उपन्यास को तब तक अंग्रेजी में कहानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था और उसके लेखक R.K. नारायण की ख्याति दुनिया भर में फैल चुकी थी। इससे पहले देवानंद अमेरिकी उपन्यासकार पर्ल एस बक की फिल्म कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक फिल्म बनाने का मन बना चुके थे। उन्होंने जब अमेरिकी डायरेक्टर को अमेरिका फोन कर पर्ल से इस उपन्यास के बारे में बात की तो उन्होंने देव को तुरंत अमेरिका आने के लिए कहा। देवानंद ने अमेरिका से ही R.K. नारायण को फोन कराया। जब देव वहां पहुंचे तो पर्ल ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास किताब पर फिल्म बनाने का अधिकार है। देव ने कहा वो इसे पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। देव ने किसी तरह R.K. नारायण को फोन किया, उनका फोन नंबर हासिल किया और वहीं से उनको फोन लगाया। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिक विद लाइफ में लिखते हैं, नारायण ने फोन उठाते ही कहा R.K. नारायण हेयर। मैंने कहा मैं देवानंद बोल रहा हूँ। उनका जवाब था कौन देवानंद। मैंने कहा देवानंद एक्टर। उन्हें शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आया। मैंने उन्हें आश्वस्त किया मैं देवानंद ही हूँ। नारायण ने मुझसे पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या हम दोनों एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में हाथ मिला सकते हैं जो हॉलीवुड को जीत सकता है। हम आपकी एक कहानी गाइड को स्क्रीन पर उतारना चाहते हैं। नारायण ने सवाल किया हमसे आपका क्या मतलब। मैंने उनसे पूछा क्या आपने पर्ल एस बक का नाम सुना है। नारायण ने कहा वो मशहूर लेखक है। मैंने कहा हाँ, हम दोनों आपकी कहानी गाइड पर फिल्म बनाना चाहते हैं और उसमें मैं गाइड का रोल करना चाहता हूँ। नारायण ने कहा उन्हें ये विचार पसंद आ रहा है। रोजी के रोल के लिए वहीदा रहमान को चुना गया। जब देवानंद मुंबई पहुंचे तो चारों तरफ से खबर फैल चुकी थी कि R.K. नारायण के मशहूर उपन्यास गाइड पर दोनों भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी में फिल्म बनाने जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद पर्ल भी बम्बई पहुंच गई। देव ने सन एंड सन होटल में उनके सम्मान में एक पार्टी रखी। उन्हीं दिनों नागपुर में कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ था। वहाँ देवानंद को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। वहाँ उन्हें पंडित नेहरू के बगल में बैठने का मौका मिला। जब उन्होंने R.K. नारायण की किताब पर फिल्म बनाने की बात नेहरू को बताई तो उन्होंने देव की पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी। फिल्म की हीरोइन रोजी का रोल वहीदा रहमान को मिला। वो पहले देवानंद के साथ नवकेतन की फिल्म काला बाजार में काम कर चुकी थी। पर्ल एस बक ने वहीदा रहमान के अंग्रेजी उच्चारण को सुधारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। नसरीन मुन्नी कबीर अपनी किताब कन्वर्सेशन विद वहीदा रहमान ने वहीदा रहमान को कहते बताती हैं गाइड के अंग्रेजी संस्करण के सारे डायलॉग में बोले। मैंने पर्ल एस बक के साथ बाकायदा उनका अभ्यास किया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कुछ लोग चाहेंगे कि तुम अपने डायलॉग अमेरिकी लेते हैं बोलो, लेकिन तुम ऐसा मत करना। हम तुमसे सब ये चाहते हैं कि तुम्हारी लाइन लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर तुमसे कोई गलती होती है तो मैं उसे ठीक करूंगी। फिल्म की कहानी भारतीय है, तुम्हारा चरित्र भारतीय है। अगर तुम अमेरिकी लहजे में बोलोगी तो बहुत अजीब लगेगा। वहीदा एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्य की थी, लेकिन बहुत दिनों से उन्होंने नृत्य का अभ्यास नहीं किया था। नृत्य निर्देशक हीरालाल ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने के एक महीने पहले से वहीदा को नाचने का अभ्यास कराना शुरू कर दिया। वहीदा रोज सुबह 3 बजे उठती और नाचना शुरू करती। दोनों निर्देशकों के बीच मतभेद। गाइड की शूटिंग एक शानदार अंदाज में शुरू हुई। मुंबई की सबसे अच्छी स्टूडियो के दोनों फ्लोर को चर्चों के लिए बुक कर दिए गए ताकि फिल्म की लगातार शूटिंग हो सके। गाइड के हिंदी संस्करण को निर्देशित करने के लिए देवानंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को मना लिया। अंग्रेजी संस्करण की निर्देशन की जिम्मेदारी टॉड डेनियलस्की को दी गई। तो हुआ कि फिल्म में पहले हिंदी शॉट लिया जाएगा और उसी सेट पर उसके बाद अंग्रेजी शॉट लिया जाएगा ताकि समय और पैसे दोनों की बचत हो। देवानंद लिखते हैं लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था, खासकर देखते हुए कि 2 अलग अलग शख्सियतें मेगाफोन पकड़े हुए थी। दोनों निर्देशकों के बीच इस बात पर मतभेद होने लगे कि कैमरे को कहाँ रखा जाए। उन दोनों के रचनात्मक अहम के बीच संघर्ष रोजमर्रा की बात हो गई और इसका असर मेरे अभिनय पर पड़ने लगा। जब हम उदयपुर में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे हजारों प्रत्यक्षदर्शी उस जगह पहुंच गए जहाँ होली का दृश्य फिल्माया जा रहा था। जैसे ही मैंने और वहीदा ने उनको भेद किया, उन्होंने भी अपना हाथ उठाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
उस क्षण को कैमरे में कैद किए जाने की जरूरत थी, लेकिन कैमरा नहीं चला क्योंकि निर्देशक आपस में लड़ रहे थे कि कैमरे को कहाँ रखा जाए। मेरे विचार से हमने एक बड़े शॉट का स्वाभाविक मौका खो दिया। उस क्षण कैमरे में कैद किए जाने की जरूरत थी, लेकिन कैमरा चला नहीं। गोल्डी आनंद ने चेतन आनंद का स्थान लिया। इस सबसे तंग आकर देवानंद तय किया कि वो पहले अंग्रेजी संस्करण को शूट करेंगे। इस फैसले ने चेतन आनंद को मौका दे दिया जिसकी वो पहले से ही तलाश करते। उसी समय उन्होंने अपनी फिल्म हकीकत के लिए पैसों का इंतजाम हो गया था। वो इस फिल्म में अपना पूरा दिल और जान झोंकना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी मंशा देवानंद को बताई तो देवानंद ने उन्हें गले लगाकर उनकी नई फिल्म के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। जैसे ही चेतन आनंद इस फिल्म से हटे, देव ने अपने छोटे भाई गोल्डी आनंद को फिल्म का निर्देशक बनने के लिए तैयार कर लिया। गोल्डी शुरू में इस फिल्म से जुड़ने में झिझक रहे थे, फिर वो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उन्होंने भारतीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से स्क्रिप्ट लिखी। ये भी तय हुआ कि अंग्रेजी संस्करण का एक भी शॉट हिंदी संस्करण में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हुआ एक ही फिल्म को दो अलग अलग दर्शकों के लिए दो बार बनाना। जाहिर है इससे फिल्म का बजट बुरी तरह बढ़ गया। इससे पहले फिल्म इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि एक ही कहानी को दो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दो बार एक ही कलाकारों के साथ एक के बाद एक फिल्माया जा रहा हो। हसरत जयपुरी की जगह शैलेंद्र ने गाइड के गाने लिखे। यह तय था कि फिल्म का संगीत एच.डी. बर्मन देंगे, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन देव ने बर्मन और गोल्डी दोनों को साफ कर दिया कि वो सचिन देव बर्मन की जगह किसी दूसरे को नहीं लेंगे और उनके ठीक होने का इंतजार करेंगे। फिल्म में गीतकार के रूप में शैलेंद्र को लिए जाने की भी दिलचस्प कहानी है। गाइड के गीत लिखने के लिए पहले हसरत जयपुरी को चुना गया था। उनका लिखा एक गीत रिकॉर्ड भी हो चुका था, लेकिन सबको लगा इसके बोल में कुछ बदलाव होने चाहिए। बर्मन ने हसरत से कहा, यह गाना हम लोगों की आशा के अनुरूप नहीं बन पाया है, इसलिए इसके शब्दों में थोड़ा हेर फेर कर बदलना होगा। हसरत को सुझाव पसंद नहीं आया। देवानंद को हसरत का यह आचरण बुरा लगा और उन्होंने उनकी जगह किसी और से गाने लिखवाने का फैसला किया। अनीता पाध्ये गोल्डी आनंद की जीवनी गोल्डी द मैन एंड मूवीज में लिखती है। उस जमाने में एसोसिएशन का नियम था कि अगर गाना रिकॉर्ड हो गया तो गीतकार को पूरी फीस दी जानी चाहिए। उस समय गीतकार को एक गाने के लिए 500 रुपए मिला करते थे। देवानंद ने हसरत को 25,000 रुपए का चेक भेज दिया। जब शैलेंद्र को पता चला कि नवकेतन को नए गीतकार की तलाश है तो उन्होंने देवानंद से संपर्क किया। वो पहले देव और गोल्डी के साथ काला बाजार फिल्म में काम कर चुके थे और उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। आज फिर जीने की तमन्ना है। हसरत ने जो गाना लिखा था उस पर विचार करने के लिए गोल्डी, देवानंद और शैलेंद्र के बीच एक बैठक हुई। रात 11 बजे बैठक में सचिन देव बर्मन भी शामिल हो गए और कुछ ही मिनटों में गायक का पहले गाने को वहीं रोक दे दिया गया। गाना था दिन ढल जाए रात ना आए। इसके बाद गोल्डी ने शैलेंद्र को सिचुएशन समझाई कि रोजी के पति ने उसके संगीत और नाचने पर रोक लगा दी। जब उसे महसूस होता है कि उसने अपना नृत्य और संगीत छोड़कर गलती की तो वो फिर से अपने घुंघरू पहन लेती है। अनीता पाध्ये लिखती है, जैसे ही गोल्डी ने अपनी बात खत्म की, एच.डी. बर्मन ने कहा, आप चाहे तो घर चले जाएं। अब हम और शैलेंद्र इस गाने पर काम करेंगे। वहां से जाने के 1 घंटे बाद गोल्डी के पास बर्मन का फोन आया। गाने का मुखड़ा तैयार है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गोल्डी ने पूछा इसके आगे, लेकिन शैलेंद्र इसके आगे की लाइन नहीं बता पाए। जब कुछ दिनों तक गोल्डी के पास शैलेंद्र की तरफ से कोई खबर नहीं आई तो एक दिन शैलेंद्र के घर गए। उन्होंने कहा, शैलेंद्र जी बहुत समय बर्बाद हो रहा है, गाने को पूरा करिए। शैलेंद्र ने उसी समय लाइन लिखी, कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बंधन बांधे पाया। गोल्डी और देवानंद के बीच मतभेद। गाइड की फिल्मांकन के दौरान दो ऐसे मौके आए जब गोल्डी और देवानंद के बीच मतभेद पैदा हो गए। जब दिन ढल जाए गाने की शूटिंग हो रही तो एक गोष्ठी में रोज सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और राजू सीढ़ी के नीचे के बंद किए हुए खड़ा है। रोजी का हाथ राजू के हाथ के करीब जाता है, लेकिन वो उसे छूने में झिझकती है। शूटिंग के दौरान देवानंद का जोर था कि रोजा राजू को छुए क्योंकि वो भी उसे प्यार करते हैं, लेकिन गोल्डी से सहमत नहीं थे। गोल्डी का मानना था रोजी राजू को प्यार जरूर करती है, लेकिन उसकी बेईमानी, चोरी और शराब पीने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों भाइयों के बीच असहमति इस हद तक पहुंची कि फिल्म की शूटिंग रोक देने की नौबत आ गई। आखिर में गोल्डी देवानंद को अपनी बात मानने में सफल हो गए और शूटिंग फिर से शुरू हुई। देव बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ पर्दे पर नहीं आना चाहते थे। दूसरी बार देव और गोल्डी के बीच मतभेद तब हुआ जब फिल्म के अंत में राजू संत बन जाता है और बारिश लाने के लिए 12 दिन का उपवास रखता है। एक दृश्य में गोल्डी चाहते थे कि राजू को बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ कमजोर सा शख्स दिखाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि देवानंद का चेहरा देखने में जरा भी सुंदर लगे। देवानंद को कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, स्टार को पर्दे पर कभी गंदा नहीं दिखना चाहिए। अनीता पाध्ये लिखती हैं कि गोल्डी ने देव के मेकअप मैन को निर्देश दिया कि वो उन्हें काला दिखाएं। देवानंद को इसका पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। दोनों के बीच एक तरह का शीतयुद्ध शुरू
गया। तब कैमरामैन फाली मिस्त्री गोल्डी के पास गए और बोले, देव की बात में भी दम है, वो बड़े स्टार हैं, तुम थोड़ा बहुत एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते? गोल्डी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिल्म का मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा, कुछ समय बाद देव खुद महसूस करेंगे मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और देव उसी हालत में कैमरे के सामने आए। वितरकों की ठंडी प्रतिक्रिया। गाइड के रिलीज होने से पहले ही ये खबर हर जगह फैल गई कि वो कमर्शियल फिल्म नहीं है। फिल्म के वितरक इस बात से खफा थे कि देवानंद की फिल्म के अंत में मौत हो जाती है। गाइड अपनी तक की अकेली फिल्म की जो शूटिंग के दौरान बिक नहीं पाई थी। बंगाल के वितरक ने गोल्डी को सलाह दी कि वो फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज कर दें और देव को मानने नहीं दें, लेकिन गोल्डी ने इनकी बात नहीं मानी। वितरकों की उदासीनता के कारण देवानंद ने बाद में उन्हें फिल्म दिखानी बंद कर दी। उस जमाने में केतन के लिए प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर काम कर रहे हैं चौहान ने उन्हें सलाह दी कि दिल्ली के वितरक को पूरा फिल्म ना दिखाकर उसके सिर्फ 2 गाने दिखाए। गोल्डी ने वितरक को 2 गाने दिखाए, पिया तो उसे नैना लागे ने और गाता रहे मेरा मन। वितरक इन गानों के फिल्मांकन को देखकर दंग रह गया। इससे पहले किसी ने इस तरह से गाने नहीं शूट किए थे। उसने कहा, मैं आपकी फिल्म तुरंत खरीद रहा हूँ। गाइड को क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला। देवानंद ने फिल्म जगत के कुछ चुने हुए लोगों के लिए गाइड का एक विशेष शो रखा था। उसके बाद कुछ और ही हुआ। लोग फिल्म देखने आए, लेकिन उन्होंने शो को देखने के बाद एक शब्द भी नहीं कहा। उस जमाने में किसी फिल्म के प्रीमियर के दौरान एक तरह से शादी का माहौल रहता था, लेकिन जब मराठा मंदिर में गाइड का प्रीमियर हुआ तो माहौल इस तरह का था जैसे किसी का अंतिम संस्कार हो रहा हो। मशहूर निर्माता निर्देशक डी चोपड़ा ने कहा, फिल्म का सिर्फ पहली समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे फिल्म को अच्छे रिव्यू मिलने लगे। पहले से एक अच्छी फिल्म कहा गया, फिर इसे एक बहुत अच्छी फिल्म कहा जाने लगा और आज इसे एक क्लासिक फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म ने गोल्डी को भारत के चोटी के निर्देशकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। देवानंद और वहीद रहमान दोनों के अभिनय की बहुत तारीफ हुई और दोनों को फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। गोल्डी को स्क्रीन प्ले और संपादन का पुरस्कार मिला, जबकि आर के नारायण को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए सम्मानित किया गया। सिर्फ संगीतकार एस डी बर्मन की उपेक्षा हुई और उन्हें न सिर्फ पुरस्कार के लायक समझा गया, बल्कि उनको पुरस्कार के लिए नामांकित तक नहीं किया गया। लेकिन सभी समीक्षकों ने एक स्वर से माना कि गाइड का संगीत किसी पुरस्कार से परे है। फिल्म फेयर ने भले ही उसको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दुनिया भर के संगीत प्रेमियों ने उसे सिर माथे बिठाया था। ये थी गाइड मेकिंग ऑफ वन क्लासिक।